झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जो आज भी देशभक्ति की मिसाल बना हुआ है। वो घोड़े पर सवार, तलवार दोनों हाथों में लिए अपने दुश्मनों को चारों खाने चित्त कर रही तस्वीरें देखकर आज भी दिल गर्व से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब कहा जाता था कि महिलाएं केवल घूंघट के पीछे रहने के लिए बनी हैं, पर इस सोच को बदलने के लिए आई रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़काई कि अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे। सालों से भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में उतरी तो उनकी तलवार की चमक से दुश्मन भी सहम गए। उनके साहस, शौर्य और बलिदान की कहानी हर भारतीय के दिल में आज तक बसती है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता तो पढ़ी होगी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी, सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह क्रांति आखिर कैसे शुरू हुई? इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा उस दौर में जब अंग्रेजी सत्ता अपने चरम पर थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश सत्ता भारत पर पूरी तरह हावी हो गई थी। 100 सालों तक अंग्रेजों ने भारत को लूटा, निचोड़ा और शोषण किया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा उनके बचपन के बारे में बता देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। हालांकि कई पुस्तकों में उनका जन्म 1828 भी लिखा मिलता है, लेकिन सही तिथि 1835 ही मानी जाती है। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। उनके पिता मोरपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में सलाहकार थे और माता भागीरथी सपरे एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके परिवार में सब कुछ खुशहाली से चल रहा था, लेकिन नियति ने बचपन में ही उन्हें एक कठिन परीक्षा दे दी। जब वह मात्र 4 वर्ष की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता उन्हें बिठूर ले आए, जो कानपुर के पास स्थित था। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय का दरबार था और वहीं मणिकर्णिका का बचपन बीता। बचपन से ही वह आम लड़कियों से अलग थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखने का जुनून था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल कर ली थी। यही कारण था कि आगे चलकर वह झांसी की रानी बनी और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। बचपन में मनु के 2 सबसे करीबी दोस्त थे, एक नाना साहेब और दूसरा तात्या टोपे। नाना साहेब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। जब अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया। वहीं तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के विश्वास पात्र थे, कुशल रणनीतिकार, युद्ध कौशल में निपुण और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नायक। मनु, नाना साहेब और तात्या टोपे ये तीनों बचपन से साथ खेले, शरारतें की, लेकिन नियति ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन यही तीनों अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में छबीली भी कहा जाता था। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अपनी सुंदरता और चुलबुलापन से वह हर किसी का दिल जीत लेती थी। वह बचपन से ही महाराज शिवाजी, महाभारत और रामायण की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। इन कहानियों ने उनके मन में देशभक्ति और साहस की भावना भर दी। ऐसा कहा जाता है कि जब मनु छोटी थी तब एक ज्योतिषी ने उनके पिता से कहा था कि आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है, वह एक दिन रानी बनेगी। लेकिन लोगों को उस समय कहाँ पता था कि यह कोई आम रानी नहीं बल्कि यह रणभूमि की महारानी बनने वाली थी। मनु धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 1850 में मात्र 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से कर दी गई। अब मनु कानपुर की छबीली से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। झांसी की प्रजा ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया और रानी भी पूरी निष्ठा से झांसी की रक्षा और शासन में जुट गईं। वहीं 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पूरा राज्य इस खुशी से आनंदित था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। महज 4 महीने बाद ही दामोदर राव की मृत्यु हो गई। इस दुख ने राजा गंगाधर राव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर पड़ने लगे। इस स्थिति में उन्होंने अपने चचेरे भाई वासुदेव राव नेवलकर के एक बच्चे आनंद राव को गोद ले लिया और उसे दामोदर राव नाम दे दिया। लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक क्रूर नीति लागू कर दी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे आमतौर पर हड़प नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत अगर किसी राज्य का राजा बिना सगे उत्तराधिकारी के मर जाता तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता। झांसी भी इस नीति का शिकार होने वाली थी। राजा गंगाधर राव की कोई सगी संतान नहीं थी, केवल गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव था। इस पर राजा गंगाधर राव ने झांसी को अंग्रेजों को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। उस समय
समय अंग्रेजों ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। 1853 में जब राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य अत्यधिक बिगड़ गया तो उनकी मृत्यु हो गई, और जैसे ही राजा का देहांत हुआ, अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का पत्र भेज दिया। जरा सोचिए, एक 18 साल की लड़की जिसका अभी अभी पति चल बसा, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं, जिसके सिर से पति की छत्र छाया हट चुकी थी, और अब अंग्रेज झांसी छीनने के लिए खड़े थे। लेकिन कहते हैं न कि भगवान भी कठिन परीक्षा उन्हें ही देता है जो उसे सहने की ताकत रखते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपके जीवन में दुख बहुत बड़ा है तो रानी लक्ष्मीबाई को याद कर लीजिएगा, जिन्होंने अपने पति खो दिए, संतान खो दी और अब झांसी भी खोने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तब अंग्रेजों ने कहा, झांसी का किला छोड़ दो, लेकिन लक्ष्मीबाई ने साफ ऐलान कर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब रानी लक्ष्मीबाई 19 साल की उम्र में झांसी को संभालने लगी। उन्होंने न सिर्फ प्रशासन संभाला बल्कि खुद को युद्ध के लिए तैयार करने में जुट गईं। वे हर सुबह 3 बजे उठती, इसके बाद कुछ समय मेडिटेशन करती, फिर सुबह 8 बजे दरबार में पहुंचती, फिर अगले 3 घंटे में वे सैन्य तैयारियों की रिपोर्ट देखती, सैन्य अधिकारियों से चर्चा करती और ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण करती। दोपहर तक ये कार्य समाप्त होते, फिर वे झांसी की जरूरतमंद प्रजा से मिलती। वे दान में विश्वास रखती थीं, इसलिए गरीबों और भिक्षुओं को दान देती, और दोपहर का भोजन करने के बाद फिर से वह 3 बजे कोर्ट में लौटती और न्यायिक मामलों, राजस्व और वित्तीय विभागों को देखती। शाम तक काम करती और फिर थोड़ा आराम करके वे इतिहास और युद्ध नीति की किताबें पढ़ने लगती। यह उनका उस समय का कठोर और अनुशासित जीवन था, और इसी अनुशासन ने उन्हें इतिहास की सबसे महान योद्धा बनाया। रानी लक्ष्मीबाई के इसी समर्पण और निष्ठा के कारण झांसी की जनता उन्हें अपनी माता समान मानने लगी। प्रजा ही उनका परिवार था, झांसी ही उनकी आत्मा थी। लेकिन 1854 का वर्ष झांसी के इतिहास में एक काला अध्याय लिखने जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेने का आदेश दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, कोर्ट में अपील की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी इस मामले में रानी के पक्ष में थे, परंतु सरकार के आगे उनकी कोई नहीं चली। उस रात झांसी का किला अंधेरे में डूबा था, लेकिन रानी के मन में एक भीषण तूफान उमड़ रहा था। वह अपने बेटे दामोदर राव को गोद में लिए खिड़की के पास खड़ी झांसी की विशाल दीवारों को देख रही थी। यह वही दीवारें थीं जो उनके शासनकाल में अजेय रहीं, लेकिन अब इन्हें उन्हें छोड़ना था। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। तभी पीछे से एक कठोर आवाज गूंजी, झांसी अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है, आपको इसे खाली करना होगा। रानी ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में अब नमी नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। उन्होंने अपनी तलवार को अंतिम बार झांसी की मिट्टी पर रखा और ठहरते हुए बोली, आज मैं अपना किला छोड़ रही हूँ, पर याद रखना एक दिन मैं इसे वापस जरूर लूंगी। उस रात रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ झांसी के किले से निकल गईं। अब वह पास में एक छोटी सी हवेली में रहने लगी, लेकिन उनका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। अंग्रेजों ने उनके लिए केवल 5,000 रुपए मासिक पेंशन तय कर दी। यह पेंशन एक रानी के लिए नहीं बल्कि एक साधारण अंग्रेज नागरिक के लिए भी अपर्याप्त थी। और तो और उनके गहने तक जब्त कर लिए गए। जिस रानी ने अपना सब कुछ झांसी के लिए समर्पित कर दिया था, उसे अब एक सामान्य अंग्रेज नागरिक से भी नीचा का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह लगातार झांसी को वापस पाने का मार्ग खोज रही थी। तभी उन्होंने एक नाम सुना, जॉन लैंग। यहाँ मैं बता दूं कि जॉन लैंग एक ऑस्ट्रेलियाई वकील थे जिन्होंने पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमे जीते थे। वह खुद भी ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों से घृणा करते थे। रानी ने तुरंत जॉन लैंग को अपने पास बुलाने का आदेश दिया। उनके स्वागत में 50 घुड़सवार भेजे गए। पालकी में एक छोटा सा बक्सा रखा गया जिसमें बर्फ के टुकड़ों के बीच विदेशी शराब और बियर रखी गई थी। जब जॉन लैंग ने यह देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि रानी लक्ष्मीबाई कोई साधारण महिला नहीं है। जब वे झांसी पहुंचे और रानी से मिले तो उन्होंने अपने किताब में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा कि उस समय रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। उनका चेहरा अत्यंत गोल और सुंदर था। उनकी त्वचा अत्यधिक गोरी थी। उन्होंने कोई गहने नहीं पहने थे, केवल कानों में छोटी छोटी बूंदों के आकार की बालियां थीं। लेकिन इस भव्यता और शालीनता के पीछे एक टूटी हुई रानी खड़ी थी। रानी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मेरी झांसी को वापस पाया जा सकता है? जॉन लैंग कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। रानी साहिबा, यह लड़ाई बेकार है। ब्रिटिश सरकार कभी आपको झांसी नहीं लौटाएगी। इतना कहकर वह वहां से चले गए। समय बीतता गया और ब्रिटिश सरकार ने रानी की पेंशन बढ़ाने की किसी भी मांग को अनसुना कर दिया। झांसी में धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे, परंतु वे इतने प्रभावी नहीं थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हिला सकें। परंतु रानी लक्ष्मीबाई के भीतर अब विद्रोह की ज्वाला जल चुकी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि न्याय की गुहार से कुछ नहीं होने वाला। अब समय था उस वचन को निभाने का जो उन्होंने जाते जाते दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1854 में झांसी की रानी के साथ जो अन्याय हुआ था, वही अन्याय
अन्याय नाना साहेब के साथ भी दोहराया जा रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय का भी कोई सगा संतान नहीं था, इसीलिए उन्होंने नाना साहेब को गोद लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने नाना साहेब की पेंशन में भी हेर फेर करने लगे। अब कानपुर में नाना साहेब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कई जगह सैनिक विद्रोह हो रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन क्रांतियों को उभरने से पहले ही कुचल देती थी। अंग्रेजों का यही तरीका था, जहां भी विरोध उठता उसे जड़ से खत्म कर दिया जाता। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब को एक पत्र लिखा, नाना, अब अंग्रेजों से विनती करने का समय बीत चुका है, अब उनके खिलाफ खुली जंग छेड़ना जरूरी है। इस पत्र ने नाना साहेब के मन में क्रांति की चिंगारी जला दी। विद्रोह की आग फैलने लगी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में विरोध की लपटें उठने लगी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाल लिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने हर जगह विरोध को कुचल दिया। उनका सबसे बड़ा हथियार था फूट डालो और राज करो। वे यह सुनिश्चित कर रहे थे कि भारतीय क्रांतिकारी एकजुट न हो पाएं। जहां भी हल्की सी क्रांति की आग उठती, वहां उसे तुरंत बुझा दिया जाता। धीरे धीरे वर्ष 1857 आ गया। अब अंग्रेजों की बर्बरता अपनी चरम सीमा पर थी। किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने उनकी फसलें छीन ली थीं। जमींदारों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। लोगों पर अत्यधिक कर लगाया जा रहा था। लेकिन भारतीयों के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अंग्रेजों ने उनके धार्मिक विश्वासों पर हमला किया। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों को उस समय एक नई एनफील्ड राइफल्स दी थी। इन राइफल्स में इस्तेमाल होने वाली कार्ट्रिजों को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। कुछ दिनों बाद यह खबर आग की तरह फैल गई कि इन कार्ट्रिजों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए असहनीय अपमान था। जहां हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, वे गायों को माता मानते थे, वे उसकी हत्या की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहीं मुसलमानों के लिए सुअर हराम था, वे उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। यह खबर सुनते ही भारतीय सैनिकों में आक्रोश फूट पड़ा। यह सिर्फ एक कार्ट्रिज नहीं थी, ये भारत के आत्मसम्मान पर चोट थी। अब क्रांति की आग बस भड़कने ही वाली थी। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सिपाही थे जिनका नाम मंगल पांडे था। जब मंगल पांडे को पता चला कि अंग्रेजों ने उनके धर्म का अपमान किया है, तो उनका खून खौल उठा। उस दिन उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। अंग्रेजों के लिए यह अप्रत्याशित था। उन्होंने तुरंत मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और मौत की सजा सुना दी। मंगल पांडे को 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्हें लगा कि इतने बड़े विद्रोही को खुलेआम फांसी देने से सैनिक भड़क सकते हैं, इसलिए उन्होंने फांसी की तारीख 10 दिन पहले कर दी। 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों की यह चालाकी बेकार गई। मंगल पांडे की शहादत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब भारत के हर कोने में गूंज रहा था, अब बहुत हो गया, अब क्रांति अवश्य होगी। मेरठ छावनी में भारतीय सैनिक बेचैन हो उठे। यह बेचैनी अब एक भीषण विस्फोट में बदलने वाली थी। 10 मई 1857 की रात मेरठ में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह खामोशी तूफान से पहले की शांति थी। चारों ओर कोई आवाज नहीं थी, लेकिन दिलों में एक अग्नि जल रही थी। अचानक जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, भारतीय सैनिकों ने अपनी बंदूकें उठा ली। चुपके से बैरकों में आग लगाई गई और उन अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया गया जिन्होंने भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों पर अत्याचार किए थे। यह बगावत की पहली चिंगारी थी जो अब पूरे देश में फैलने वाली थी। बगावत की यह खबर हवा की तरह फैलने लगी। कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, झांसी, हर दिशा में क्रांति की आग सुलग उठी थी। दिल्ली में भारतीय सिपाही बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर चुके थे। यह एक बहुत बड़ा झटका था ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। अब दिल्ली की गलियों में अंग्रेजों का नाम तक सुनाई नहीं दे रहा था। सभी भारतीय एकजुट हो गए थे और यह संघर्ष सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। उधर कानपुर में नाना साहेब पेशवा ने मोर्चा संभाला था। उनका नेतृत्व सैनिकों और आम नागरिकों में एक नई उम्मीद का संचार कर रहा था। नाना साहेब के नेतृत्व में भारतीय सिपाही अंग्रेजों को चारों ओर से घेर चुके थे। हफ्तों तक घमासान युद्ध चलता रहा। भारतीय सैनिकों ने दृढ़ संकल्प से युद्ध लड़ा। इस दौरान अंग्रेजों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वे भारतीयों के साहस और संघर्ष के सामने टिक नहीं सके। इसी दौरान गंगा के किनारे स्थित सती चौरा घाट पर एक भयंकर संघर्ष हुआ। भारतीय सैनिकों ने अचानक ब्रिटिश सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। यह हमला बेहद घातक था। गंगा के पानी में खून बहने लगा
और घाट के आसपास की हवा में चीखें गूंज उठी। यह नरसंहार इतिहास में सती चौरा घाट नरसंहार के नाम से दर्ज हो गया। यह दृश्य न केवल भारतीय सैनिकों के साहस का प्रतीक बना, बल्कि यह उनकी स्वतंत्रता की ललक और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके गुस्से का भी प्रतीक था। गंगा का पानी अब लाल हो चुका था, जैसे देश के लिए एक नया अध्याय लिखने का समय आ चुका हो। इधर रानी लक्ष्मीबाई भी फिर से किले पर अपना शासन स्थापित कर ली, लेकिन असली भयावहता अब शुरू हुई थी। अंग्रेजों की पत्नियां, उनके बच्चे, उन सब पर भी हमला होने लगा। यह हमला न केवल बेरहमी से किया गया, बल्कि इसे बीबी घर नरसंहार के नाम से भी जाना गया। इन निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या के बाद ब्रिटिश हुकूमत में घबराहट फैल गई। अंग्रेजों ने अब एक कड़ा संदेश दिया, अब कोई माफी नहीं, सिर्फ बदला। ब्रिटिश अफसरों ने यह फैसला किया कि अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जैसे ही यह आदेश आए, कई अफसरों के मुंह से निकला, नो वकील नो दलील। हर भारतीय विद्रोही को तोप से बांधकर उड़ा दो, सड़कों पर सार्वजनिक फांसी दो, बहादुर शाह जफर के पोतों को अधनंगा करके पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दो। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, जहां भी बगावत की लपटें उठी थीं, वहां ब्रिटिशों ने उसे निर्दयता से कुचलने का प्रयास किया। सड़कों पर लाशों के ढेर लगने लगे। विद्रोही सैनिकों को पकड़कर तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। बच्चों और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। बहादुर शाह जफर के बेटों को नंगी हालत में लाकर पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी गई। ब्रिटिश सेना अब पूरी तरह निर्दयी बन चुकी थी। उनके लिए यह युद्ध नहीं, बदले की लड़ाई बन चुका था। धीरे धीरे यह संघर्ष झांसी तक पहुंच गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की कूटनीति और सैन्य शक्ति का सामना करने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्या यह थी कि झांसी के पास अब सिर्फ 1000 सैनिक बचे थे। यह संख्या ब्रिटिश सेना के सामने कुछ नहीं थी। रानी ने तुरंत निर्णय लिया, संपर्क बनाओ, मित्र बनाओ, सहयोग जुटाओ। वह झांसी के आसपास के राजाओं से गठबंधन करने के लिए आगे बढ़ी। कुछ ने समर्थन दिया, लेकिन ओरछा और दतिया के शासकों ने साफ इनकार कर दिया। इन शासकों ने न केवल साथ देने से मना किया, बल्कि झांसी के खिलाफ अंग्रेजों से जा मिले। रानी ने इसे सहन नहीं किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मोर्चा संभाला और ओरछा दतिया के विद्रोह को कुचल दिया। अब झांसी मजबूत होती जा रही थी। ब्रिटिशों ने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें झांसी की दीवारों से टकराकर लौटना पड़ा। अगस्त 1857 से लेकर मार्च 1858 तक रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे झांसी पर शासन किया। वह अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह झांसी की तलवार बन चुकी थी। इस समय पूरे उत्तर भारत में बगावत अपने चरम पर थी और अंग्रेज भी यह समझ चुके थे कि अगर झांसी पर कब्जा कर लिया तो यह बगावत खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अपना सबसे अनुभवी और क्रूर कमांडर ह्यूग रोज को बुलाया। ह्यूग रोज कोई साधारण सेनापति नहीं था। वह क्रिमियन वॉर में अपनी कूटनीति और आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध था। उसने आते ही जनवरी 1858 में अपने अभियान की शुरुआत कर दी। ह्यूग रोज की सेना तेजी से झांसी की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उसने सीहोर, राहतगढ़, बनपुर जैसे कई गढ़ों को जीत लिया और ये सभी झांसी के मित्र राज्य थे। अब लक्ष्मीबाई को यह स्पष्ट समझ में आ गया कि अकेले झांसी इस आंधी को नहीं झेल पाएगा। उन्होंने तुरंत तात्या टोपे को संदेश भेजा, झांसी संकट में है, सेना लेकर आओ। तात्या टोपे ने बिना देर किए झांसी की मदद के लिए अपनी सेना लेकर चलना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें आने में वक्त लग रहा था। उधर ह्यूग रोज 20 मार्च 1858 को झांसी की सीमा पर आ पहुंचा। झांसी के कहिले से दूर तक अंग्रेजी सेना के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। तोपें तैनात हो चुकी थीं और सैनिक युद्ध की मुद्रा में खड़े थे। ह्यूग रोज ने कहिले पर भीषण हमला शुरू किया। दिन रात तोपों की गरज झांसी के आसमान में गूंज रही थी, लेकिन रानी और उनके सैनिक हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हर हमले का बहादुरी से जवाब दिया। तोपों के गोले बरस रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और सैनिक आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। फिर अचानक झांसी के बाहर से एक राहत की खबर आई। तात्या टोपे आ चुके थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ह्यूग रोज पहले ही पूरी तैयारी कर चुका था। तात्या टोपे की सेना को घेर कर दबा दिया गया। उन्हें इतनी बुरी तरह हराया गया कि वे झांसी की मदद करने तक नहीं पहुंच सके। अब झांसी अकेली थी और झांसी की दीवारें अब कमजोर हो चुकी थीं। ह्यूग रोज के सैनिक किले में घुसने ही वाले थे। तभी रानी की सेना ने जोरदार हमला बोला, लेकिन अंग्रेजों के पास पिस्टल और कई तोपें थीं, जिससे वे किले में घुसने में सफल हो गए। किले में घुसते ही उन्होंने चारों ओर आग लगवा दी। चारों ओर धुएं का गुब्बार था। किले की दीवारें अंग्रेजी तोपों की मार से चरमरा चुकी थीं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई कहीं नहीं मिली। ब्रिटिश सैनिकों ने किले पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन यह इतनी आसान लड़ाई नहीं थी। रानी के बचे हुए सैनिकों ने आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे। रानी की सेना इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रही थी कि ब्रिटिश सैनिक डर के मारे छिपने पर मजबूर हो गए। कई ब्रिटिश दस्तावेजों में लिखा गया कि
उनकी सेना इतनी घबरा गई थी कि वे दीवारों के पीछे छिपकर गोलियां चला रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई और उनके योद्धा हर गली हर मोर्चे पर शत्रुओं को काट रहे थे, लेकिन झांसी अब बची नहीं थी। अब झांसी की दीवारें टूट चुकी थीं। बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक भीतर घुस आए थे। हर तरफ लाशें बिछ चुकी थीं। रानी के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, झांसी छोड़ना, ताकि युद्ध जारी रहे। उन्होंने अपनी गोद लिए पुत्र दामोदर राव को उठाया और घोड़े बादल की पीठ पर कसकर बांध दिया। फिर उन्होंने किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। घोड़ा बादल बलिदान हो गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बच निकली। रात के अंधेरे में वह अपने कुछ सेनानियों के साथ कालपी की ओर निकल पड़ी। सुबह होते ही ब्रिटिश सेना ने पूरा शहर आग के हवाले कर दिया। 5000 निर्दोष लोग जिंदा जला दिए गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई भी इस नरसंहार से नहीं बच पाया। झांसी की गलियों में चीख पुकार गूंज रही थी। ब्रिटिश सेना ने ऐसा तांडव किया जिसकी गूंज इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन झांसी की रानी अभी भी जीवित थी। जब रानी कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे और राव साहेब पहले से मौजूद थे, वहां फैसला लिया गया कि ग्वालियर पर कब्जा करना होगा। ग्वालियर वही इलाका था जहां मराठा सिंधिया अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने हमला बोला। झांसी से बचे खुचे वीर सैनिकों ने अपनी अंतिम ताकत लगा दी और ग्वालियर विजय हो गया। सिंधिया भाग गए। ग्वालियर पर स्वतंत्रता सेनानियों का कब्जा हो गया। अब रानी के पास एक सशक्त किला था, एक सेना थी और एक आखिरी युद्ध की तैयारी। लेकिन अंग्रेजी सेना पीछा करते हुए ग्वालियर भी पहुंच गई। ह्यूग रोज ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के फूलबाग में वह बाघिन की तरह लड़ी। कैप्टन रॉड्रिक ने बाद में बताया कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा उन्होंने कभी नहीं देखी थी। घोड़े पर सवार रानी ने रस्सी को दांतों से पकड़ रखा था ताकि दोनों हाथों से तलवार चला सके। उनकी एक एक चोट पर दुश्मन धराशायी हो रहे थे। लेकिन तभी ह्यूग रोज की एक गुप्त सेना ने ऊंटों की एक पूरी टुकड़ी युद्ध में झोंक दी। यह ह्यूग रोज का सबसे घातक दांव था। पहले से थकी हुई भारतीय सेना पर ऊंटों पर सवार अंग्रेजों ने अचानक हमला बोल दिया। अब रानी के सैनिक पीछे हटने लगे। ब्रिटिश सैनिक अब बेतहाशा गोलियां चला रहे थे, लेकिन रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह आखिरी सांस तक लड़ रही थी, लेकिन अकेली रानी कितनों से लड़ती। लड़ते लड़ते उनके कंधे पर गहरी तलवार लग गई और फिर एक गोली उनके शरीर में समा गई। घाव गहरे थे, रक्त धाराओं में बह रहा था, पर उनकी आंखों में अभी भी वही ज्वाला थी, आजादी की। गंभीर रूप से घायल रानी पास के एक मंदिर तक पहुंची। वहां एक पंडित ने उन्हें गंगा जल दिया। उनका शरीर दर्द से कराह रहा था, पर होठों पर बस एक ही बात थी, दामोदर का ख्याल रखना। और फिर इस वीरांगना ने अपनी अंतिम सांस ली। ब्रिटिश सेना को डर था कि यदि रानी का पार्थिव शरीर भारतीय के हाथ लग गया तो क्रांतिकारियों की भावना और प्रबल हो जाएगी। इसलिए उनके कुछ विश्वास पात्र सैनिकों ने पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रानी का अंतिम संस्कार किया। रानी की वीरगति के बाद झांसी का पतन हो गया। धीरे धीरे क्रांति की ज्वाला मध्यम पड़ने लगी। तात्या टोपे ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन 1 वर्ष बाद पकड़े गए और उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को खूनी दरवाजे पर बेरहमी से मार दिया गया। नाना साहेब नेपाल भाग गए। युद्ध खत्म होने के बाद जनरल ह्यूग रोज ने कहा था, ओनली मैन अमंग द रेबल्स, यानी क्रांतिकारियों में केवल एक ही व्यक्ति पुरुषों जैसा साहसी था, रानी लक्ष्मीबाई। परंतु यही अंग्रेज जो अब उनकी बहादुरी के कसीदे पढ़ रहे थे, उस समय झांसी लौटाने को तैयार नहीं थे। 1857 की क्रांति भले ही विफल हो गई, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। भारत अब आधिकारिक रूप से ब्रिटिश इंडिया बन चुका था। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका साहस, उनकी वीरता और उनका विद्रोही जज्बा हर भारतीय के हृदय में अमर हो गया। इतिहास ने उन्हें केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में अंकित किया। मात्र 23 साल की उम्र में वह अंग्रेजों से जा भिड़ी और एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो कभी नहीं मिटेगी। उम्मीद है आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा पसंद आया होगा। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए है तो मैं आपसे एक विशेष निवेदन करता हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि रानी लक्ष्मीबाई की इस प्रेरणादायक गाथा के बाद आप किस वीर या वीरांगना की कहानी सुनना चाहेंगे। और यदि आप गोंडवाना के अमर वीरांगना रानी दुर्गावती की गाथा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।